नमस्कार दोस्तों, मैं अखिलेश कुमार स्वागत करता हूं आप अपने YouTube चैनल मैथमस्ती में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे लूसेंट्स प्राथमिक अंकगणित का चैप्टर नंबर 19 है ज्यामिति जियोमेट्री। और इसमें हम बात करने वाले हैं आज त्रिभुज के कुछ और गुणों के बारे में। जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने त्रिभुज से ही संबंधित गुणों के बारे में बात किया था और उसमें मैंने आपको बताया था माध्यिका क्या होता है। माध्यिका से संबंधित जितने भी नियम थे, सारे नियम को, सारे थ्योरम को मैंने डिस्कस करके बता दिया था आपको। शायद आपने देखा भी होगा, देखे होंगे तो आपको पता होगा, नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। आज हम देखने वाले हैं त्रिभुज में ही कुछ और एडवांस चीज़ों को जानेंगे। तो चलिए क्या क्या चीज़ देखने वाले सो आपको हम बता देते हैं। इससे पहले मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि अगर आप विद्यासागर अंकगणित का पूरा सोल्यूशन देखना चाहते हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाइए। 92 वीडियो का एक प्लेलिस्ट होगा, नाम लिखा होगा ऑल विद्यासागर अंकगणित फुल सोल्यूशन। तो वहाँ से आप विद्यासागर अंकगणित का पूरा सोल्यूशन देख सकते हैं अगर आप चाहें तो, वरना कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, तो आज हम बात करने वाले हैं आपका त्रिभुज में त्रिभुज के शीर्षलंब के बारे में। त्रिभुज के शीर्षलंब क्या होते हैं, किसे कहते हैं उसे? त्रिभुज के शीर्षलंब। त्रिभुज के शीर्षलंब क्या होते हैं? ठीक है, त्रिभुज के शीर्षलंब क्या होते हैं? त्रिभुज के शीर्षलंब का केंद्रक किसे कहते हैं, या फिर हम लंब केंद्रक किसको बोलते हैं? लंब केंद्रक किसे बोलते हैं? लंब केंद्र कहिए या लंब केंद्रक भी कह सकते हैं। ठीक है, लंब केंद्र के बारे में जानेंगे। इसको लंब केंद्र किसे कहते हैं, इसके साथ हम जानेंगे लंब समद्विभाजक क्या होता है। लंब समद्विभाजक, लंब समद्विभाजक क्या होता है, पहले हम आपको बता दे रहे हैं इसमें क्या चर्चा करने वाले हैं। समद्विभाजक, लंब समद्विभाजक क्या होता है, उसके बाद इसको परिकेंद्र क्या होता है, परिकेंद्र क्या होता है। इसके अतिरिक्त हम जानेंगे त्रिभुज का लंब समद्विभाजक या फिर त्रिभुज का कोण समद्विभाजक, कोण समद्विभाजक या समद्विभाजक, कोण समद्विभाजक, या फिर हम इसको त्रिभुज के अर्धक भी बोलते हैं। कोण समद्विभाजक या अर्धक भी बोल सकते हैं। ये क्या होता है तो इसके बारे में हम जानेंगे। साथ ही साथ अंतःकोण क्या होता है, अंतःकेंद्र, अंतःकेंद्र, कोण नहीं, अंतःकेंद्र क्या होता है इसके बारे में भी जानते हैं। अंतःवृत्त भी जानेंगे क्या होता है। ठीक है, तो ये इतने सारे टॉपिक्स पर आज हम बात करने वाले हैं। त्रिभुज के शीर्षलंब क्या होता है, लंब केंद्र क्या होता है, लंब समद्विभाजक क्या होता है, परिकेंद्र, कोण समद्विभाजक या अर्धक केंद्र, अंतः केंद्र या अंतःवृत्त क्या होता है। तो इन तमाम चीज़ों के बारे में हम चर्चा करने वाले। तो चलिए शुरू करते हैं। त्रिभुज के शीर्षलंब क्या होता है। ठीक है, कोई भी त्रिभुज है, मान लेते हैं, पहले पॉइंट्स पर बात करते हैं। इस पॉइंट पर हम बात करते हैं त्रिभुज के शीर्षलंब पर। त्रिभुज के शीर्षलंब हम किसे कहते हैं, तो कोई भी अगर त्रिभुज आपको दिख रहा है ABC, ठीक, किसी भी त्रिभुज के में हम जानते हैं 3 शीर्ष बिंदु होते हैं। तो ये वाला, ये वाला, ये 3 शीर्ष बिंदु हैं। तो किसी भी त्रिभुज के किसी भी शीर्ष से उसके सामने की भुजा पर डाला गया लंब जो होता है वो शीर्षलंब कहलाता है। जैसे मान लीजिए कि ये शीर्षलंब है, इसके सामने की भुजा क्या है, BC, तो इसके और इसके बीच जो लंब डाला जाएगा, इस शीर्ष से इस भुजा पर जो लंब डाला जाएगा, मतलब कि 90 डिग्री का एंगल बनाया जाएगा, तब हम कहेंगे AB, मान लीजिए AO अगर कर देते हैं, तब हम कहेंगे OA क्या है, एक शीर्षलंब है। त्रिभुज ABC में OA क्या है, एक शीर्षलंब है। तो हम यूँ कह सकते हैं किसी भी त्रिभुज के किसी भी केंद्र किसी भी शीर्ष बिंदु से उसके सामने की भुजा पर डाला गया लंब जो होता है वो त्रिभुज का शीर्षलंब कहलाता है। परिभाषा समझ गए। और इसी को हम कह सकते हैं, तो इस तरह से हम ऐसे भी डाल सकते हैं। ठीक है, किसी भी त्रिभुज में 3 शीर्षलंब हम डाल सकते हैं। यहाँ 90 डिग्री एंगल, यहाँ भी 90 डिग्री एंगल, यहाँ भी 90 डिग्री एंगल, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, ये 90 डिग्री का एंगल जब बन जाता है तो वो हम लंब ही बोलते हैं उसको। ठीक है, लंब हमेशा 90 डिग्री का होता है। तो हम कह सकते हैं कि त्रिभुज के किसी भी शीर्ष बिंदु से उसके सामने की भुजा पर डाला गया लंब शीर्षलंब कहलाता है। अब बात आती है लंब केंद्र क्या होता है। तो लंब केंद्र समझ लीजिए कि किसी भी त्रिभुज में अधिकतम 3 हम शीर्षलंब खींच सकते हैं, क्योंकि 3 ही शीर्ष होते हैं त्रिभुज में। तो 3 त्रिभुज में 3 शीर्षलंब होते हैं, तो 3 शीर्षलंब से हम 3 ही
लंब खींच सकते हैं और तीनों लंब कहीं ना कहीं त्रिभुज के अंदर बाहर कहीं ना कहीं जरूर वो एक उभयनिष्ठ बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगा। तीनों जो रेखाखंड हैं, जैसे मान लेते हैं इसका नाम हम दे देते हैं MNO, ठीक है, हमने नाम दे दिया। तो इसमें हम क्या कह सकते हैं, इसमें हम कह सकते हैं त्रिभुज ABC जो है, इस त्रिभुज में कितने लंब हैं, इस त्रिभुज में कितने लंब कहिए या फिर शीर्ष लंब भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। लंब कहिए या शीर्ष लंब कहिए। तो इस त्रिभुज में कितने शीर्ष लंब हो गए, इस त्रिभुज में कितने शीर्ष लंब। शीर्ष लंब इसलिए कहा जाता है कि जो कि शीर्ष से इसकी लंबाई होती है इसके सामने की भुजा के आधार तक, इसलिए शीर्ष लंब बोलते हैं। तो शीर्ष लंब इसमें कौन कौन से हो गए, एक तो AO हो गया, दूसरा शीर्ष लंब हमारा कौन सा हो जाएगा, BN हो गया, BN हो गया, तीसरा शीर्ष लंब क्या हो जाएगा हमारा, CM हो गया, CM हो गया। तो ये 3 शीर्ष लंब हमारे हो गए और तीनों शीर्ष लंब कहीं ना कहीं किसी एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं, ठीक है। तो इस बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं और ये बिंदु तीनों शीर्ष लंबों के लिए उभयनिष्ठ बिंदु कहलाता है, जिसे हम कहते हैं लंब केंद्र, ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं, लंब केंद्र। तो हम कह सकते हैं कि किसी भी त्रिभुज में तीनों शीर्ष लंब त्रिभुज के अंदर जिस बिंदु पर एक दूसरे को टच करते हैं उसे ही हम क्या कहते हैं, लंब केंद्र या शीर्ष लंब केंद्र कहते हैं। तो ये मान लेते हैं, अगर इसको हम डिनोट कर देते हैं P से, इस बिंदु को P से डिनोट कर सकते हैं। तो ये P को हम कहेंगे क्या, लंब केंद्र यही है, P जो है लंब केंद्र है इस त्रिभुज में। तो आई होप कि आप समझ गए होंगे। और किसी भी त्रिभुज में अधिक से अधिक 3 ही शीर्ष लंब हो सकती है, कम से कम एक, ठीक है, ये तो समझ सकते हैं, क्योंकि जितने शीर्ष होंगे उतना ही लंब होगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें बात करते हैं कुछ एडवांस, जैसा कि हमने त्रिभुज में पढ़ा है क्या प्रकार, त्रिभुज में हमने प्रकार क्या पढ़ा है, समबाहु त्रिभुज हम जानते हैं और एक विषम बाहु त्रिभुज जानते हैं भुजा के आधार पर, विषम बाहु त्रिभुज जानते हैं और तीसरा जानते हैं समद्विबाहु त्रिभुज, ये नहीं जानते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। तो इन तीनों में क्या अंतर होता है, इन तीनों में अंतर यही होता है और इन तीनों में शीर्षलंब का क्या महत्व है ये समझ लीजिए। जब भी कोई समबाहु त्रिभुज होगा ना, जब भी कोई समबाहु त्रिभुज है, प्रत्येक भुजा बराबर होगा, तो इसकी जो लंब होगा ना, इसका शीर्ष लंब जो होगा तीनों समान होगा, ठीक है। जब भी कोई त्रिभुज समबाहु होगा तो उसका प्रत्येक शीर्षलंब की लंबाई जो होगी, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक की लंबाई जो होगी बिल्कुल समान होगी, कन्फर्म है। अगर विषम बाहु त्रिभुज आ गया, यानी कोई भी त्रिभुज का कोई भी भुजा एक दूसरे के बराबर नहीं है, ठीक है, तब इस स्थिति में जो लंब आप खींचिएगा हर शीर्ष से, जिस शीर्ष से खींचिएगा तो हर लंब की लंबाई जो होगी वो अलग अलग ही भिन्न भिन्न होगी। अगर कोई त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज है, कोई त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज है, तब इसके शीर्ष से 3 हम खींच सकते हैं, क्या, इसके शीर्ष से 3 लंब खींच सकते हैं और तीनों लंब, तीनों शीर्ष लंब जो होंगे, तीनों शीर्ष लंब में 2 शीर्ष लंब जो होंगे एक दूसरे के बराबर होंगे। जिस तरह से भुजा 2 बराबर होते हैं उसी तरह से शीर्ष लंब भी 2 बराबर होंगे और एक अलग माप का आएगा, ठीक है। तो इतनी बातें आप समझ गए होंगे, त्रिभुज के शीर्ष लंब क्या होता है, लंब केंद्र क्या होता है, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि इसके परिभाषा के बारे में भी आप समझ गए होंगे, ठीक है। आगे हम बात करते हैं लंब समद्विभाजक क्या होता है, परिकेंद्र क्या होता है। सिंपल बिल्कुल ऐसे ही है, इसमें और कुछ नहीं है, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं हम और हाँ, एक और ध्यान रखिएगा, समबाहु त्रिभुज हो गया, विषम बाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, ये हमने कोण के भुजा के आधार पर हमने 3 त्रिभुज बना लिया। एक कोण के आधार पर अगर देखा जाए, कोण के आधार पर, तो कोण के आधार पर त्रिभुज 3 प्रकार के हैं, कोण के आधार पर भी त्रिभुज 3 प्रकार के हैं, न्यून कोण हो जाते हैं, दूसरा क्या हो जाएगा, अधिक कोण हो जाएगा, अधिक कोण, और तीसरा समकोण होता है, ठीक है। तो इन तीनों त्रिभुज में क्या अंतर पड़ेगा कोण के आधार पर, तो न्यून कोण, जब भी कोई न्यून कोण त्रिभुज होगा ना, कोई भी न्यून कोण त्रिभुज होगा तो उसके जितने भी लंब होंगे, उसके जितने भी शीर्ष लंब होंगे
वो सभी शीर्षलंब का लंब केंद्र जो होगा, ये जो बीच में कटान बिंदु है यानी उभयनिष्ठ बिंदु है, ये उभयनिष्ठ बिंदु हमेशा कहाँ रहता है? त्रिभुज के अंदर रहता है। ये ध्यान रखिएगा, जब भी कोई न्यून कोण त्रिभुज होगा तो न्यून कोण त्रिभुज में तीनों शीर्षलंबों का उभयनिष्ठ बिंदु यानी लंब केंद्र जो होता है वो त्रिभुज के अंदर होता है। उसी तरह से अधिक कोण में देखा जाए तो अधिक कोण में क्या हो जाएगा? अधिक कोण में भी अगर इस तरह से कोई अधिक कोण है, ठीक है, तो इसका हम क्या कर सकते हैं? यहाँ से हम लंब इधर डाल सकते हैं, यहाँ से लंब इधर हम डाल सकते हैं, ठीक है, और यहाँ से लंब हम इधर डाल सकते हैं, इधर डाल सकते हैं, और इधर वाला लंब हमारा कुछ इस प्रकार से पड़ेगा। तो इसका जो कटान बिंदु होगा ना, वो हमेशा क्या होता है? बाहर होता है, यानी उभयनिष्ठ जो बिंदु होता है वो बाहर होता है। यानी अधिक कोण त्रिभुज में हमेशा जो केंद्रक होता है, लंब केंद्र या लंब केंद्रक जो होता है वो हमेशा त्रिभुज के बाहर होता है। ठीक है, समझ गए। और उसी तरह से समकोण त्रिभुज में अगर देखा जाए तो समकोण त्रिभुज में लंब जो होता है, समकोण त्रिभुज में जो लंब होता है वो जहाँ समकोण बनता है ना, वहीं इसका शीर्षलंब केंद्र हो जाता है। क्योंकि यहाँ से इस शीर्ष से अगर हम इस आधार पर डालें लंब तो यहीं पे पड़ेगा, इस शीर्ष से हम आधार पर अगर लंब डालते हैं तो इस शीर्ष का आधार ये हो जाएगा, तो लंब हम डालेंगे तो भी यहीं पे बनेगा। और फिर इस भुजा का और फिर इस हम केंद्र का लंब डालेंगे तो ये तो ऑलरेडी लंब है ही, तो ये फिक्स है कि ये लंब है, ये ऑलरेडी 90 डिग्री का है ही। बच गया दो शीर्ष, तो दो शीर्ष से जब लंब डालेंगे तो इन दोनों शीर्षों का एंगल जो बनेगा यहाँ पर इस पर 90 डिग्री ही बनेगा। तो इसका केंद्र बिंदु कहाँ पे मिल गया? यहीं पे मिलता है। तो जहाँ समकोण बनता है वहीं पे उसका केंद्रक होता है, लंब केंद्रक या लंब केंद्र होता है। ठीक है, आशा करता हूँ ये बातें समझ गए। समबाहु त्रिभुज में समझ गए, विषमबाहु में, समद्विबाहु में, न्यून कोण, अधिक कोण, समकोण, सभी त्रिभुज के प्रकार में हमने इसको समझ लिया। चलिए अब बात करते हैं इसके अब इस पर लंब समद्विभाजक क्या होता है इसको हम जरा जानते हैं। मिटा देते हैं इसको और उसके बाद इसको हम देखेंगे ये क्या होता है। तो चलिए अब समझते हैं लंब समद्विभाजक क्या होता है। तो सिंपल इसी तरह से इसको भी हम करेंगे, जैसे ये कोई त्रिभुज हो गया, ठीक है, तो लंब समद्विभाजक क्या होता है कि वैसी रेखाखंड जो किसी भी त्रिभुज के भुजाओं को, किसी भी त्रिभुज के भुजाओं को दो बराबर हिस्सों में बांटती है और साथ ही साथ ये उस भुजा पर 90 डिग्री का एंगल बनाती है, तो हम कहते हैं कि ये जो रेखाखंड है, ये तो रेखा है, किरण है, ठीक है, इसको हम बना देते हैं रेखाखंड, यहाँ से यहाँ कर देते हैं, यहाँ पूरा भी कर सकते हैं, ठीक है। अगर ये शीर्ष से आ रही है रेखाखंड कोई और यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बना रही है और साथ ही साथ इस जो भुजा है बी एम मान लेते हैं, अगर बी एम भुजा को दो बराबर हिस्सों में बांटती है, अगर ये 3 है तो ये भी 3 है, तब हम इसको क्या कहते हैं? लंब समद्विभाजक। लंब समद्विभाजक को अगर विच्छेद करें, लंब समद्विभाजक, लंब समद्विभाजक को देखें तो पहली बात तो यहाँ से लंब निकल कर आ रहा है, तो लंब कहने का मतलब 90 डिग्री का एंगल बना हुआ होना चाहिए उस आधार पर। दूसरी बात कि समद्विभाजक, सम मतलब बराबर, सम कहें तो बराबर, सम कहें तो बराबर और भाजक कहें तो बांटने वाला, ठीक है, बांटने नहीं, बांटने वाला। इसका मतलब ये हुआ कि लंब समद्विभाजक कहने का मतलब इसके नाम में ही इसके डिफिनीशन छिपा हुआ है कि वैसी रेखाखंड जो किसी भी त्रिभुज की भुजाओं को दो बराबर हिस्सों में बांटती हैं, साथ ही साथ वह उस रेखाखंड पर, उस त्रिभुज के भुजा पर लंब होती है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? लंब समद्विभाजक बोलते हैं। ठीक है, तो ये अगर हम मान लेते हैं P है और ये R है, तो ये PR क्या है? यहाँ पे PR क्या है? एक लंब समद्विभाजक रेखाखंड है, लंब समद्विभाजक रेखाखंड है। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि ये बात आप समझ गए होंगे। तो लंब समद्विभाजक हमने समझ लिया कि किसी भी त्रिभुज की भुजाओं को वैसी रेखाखंड जो उस पर लंब होती है और साथ ही साथ उसे
दो बराबर हिस्सों में बांटती हैं तो उस रेखाखंड को हम क्या बोलते हैं, उस रेखाखंड को लंब समद्विभाजक रेखाखंड बोलते हैं। और साथ ही साथ अब बच गया परिकेंद्र। तो परिकेंद्र क्या होता है, किसी भी त्रिभुज में हम जानते हैं 3 शीर्ष बिंदु होते हैं, किसी भी त्रिभुज में 3 शीर्ष बिंदु होते हैं। तीनों शीर्ष बिंदु से अगर हम लंब समद्विभाजक खींचें, यानी इसके सामने की भुजा को प्रतिच्छेद करते हुए ऐसी भुजाओं को दो बराबर भागों में बांट दें और ये भी इसको दो बराबर हिस्सों में बांट दें, साथ ही साथ यहाँ 90 डिग्री एंगल बनाएं, फिर ये दो बराबर भागों में बांट दें और यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनाएं। तो इस प्रकार से तीनों लंब समद्विभाजकों के जो मिलान बिंदु होता है, तीनों लंब समद्विभाजकों के जो मिलान बिंदु होता है या प्रतिच्छेदित बिंदु होता है या फिर एक उभयनिष्ठ बिंदु होता है, इसी बिंदु को हम क्या बोलते हैं, परिकेंद्र, ये वाला बोलते हैं। ठीक है, इसी बिंदु को हम परिकेंद्र बोलते हैं। ठीक इसके ऐसे ही था शीर्ष केंद्र, शीर्ष लंब केंद्र एक था, या फिर लंब केंद्र जो होता है लंब केंद्र भी वैसा ही था। तो उसमें केवल और केवल क्या था, लंब था, लेकिन इसमें लंब समद्विभाजक बोल रहा है। तो ठीक उसी प्रकार से इसको भी हम समझेंगे, केवल इसमें लंब समद्विभाजक कहेंगे। ये जो लंब होगा ये साथ लंब तो रहेगा ही रहेगा, साथ ही साथ इसमें एक वर्ड और जोड़ जाता है, समद्विभाजक हो जाएगा। समान दो हिस्सों में जिस पर लंब होगा उसको बांट देगा, उस भुजा को बांट देगा। तो इसको हम क्या बोलते हैं, परिकेंद्र बोलते हैं। और इसी परिकेंद्र से हम ये जो भुजाओं की लंबाई होती है, यहाँ से शीर्ष से और परिकेंद्र के बीच की जो दूरी होती है, ये त्रिज्या का काम करती है। और इसी परिकेंद्र से होकर हम वृत्त भी खींचते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, परिवृत्त भी कहते हैं। तो आपने पढ़ा होगा परिवृत्त क्या होता है, परिवृत्त क्या होता है। और इसी परिवृत्त को, इसको परिवृत्त केंद्र से ही मानकर इसको हम वृत्त खींचते हैं। यानी परिवृत्त किसे कहते हैं, वैसा वृत्त जो किसी त्रिभुज के तीनों शीर्ष बिंदु से होकर गुजरता है, उसे ही हम परिवृत्त कहते हैं। और साथ ही साथ इस प्रकार जो त्रिज्या होती है, केंद्र और त्रिज्या के बीच की दूरी होती है, ये त्रिज्या का काम करती है। और इस ये जो सेंटर होता है, इस सेंटर को हम परिवृत्त ही बोलते हैं। अगर इस पर वृत्त खींच दिया जाए तो इस वृत्त को हम परिवृत्त कहते हैं। ठीक है, तो आशा करता हूँ इतनी बातें आप समझ गए होंगे। और इसमें भी होता है कंडीशन, इसमें भी कंडीशन होता है। जैसे ये त्रिभुज हमने खींच दिया, तो ये त्रिभुज अंदर है, किसी भी वृत्त के अंदर जब त्रिभुज बनता है और वो वृत्त त्रिभुज के शीर्षों पर स्थित होता है तो उसे हम परिवृत्त कहते हैं। अब इसमें भी आ जाएगा आपका समबाहु त्रिभुज, ठीक है, विषम बाहु त्रिभुज, विषम बाहु त्रिभुज और समद्विबाहु त्रिभुज। इसमें भी आपका तीनों शर्त लागू करेगा। तीनों शर्त कहने का मतलब, अगर कोई भी परिकेंद्र बन रहा है किसी भी त्रिभुज के अंदर, तो ये कैसे बनेगा परिकेंद्र, ये तो ऐसे हम करेंगे तो ये लंब हो जाएगा इस पर। अगर ये समबाहु है, तीनों भुजा बराबर है, ठीक है, ये भी बनेगा यहाँ पे, ये भी बनेगा यहाँ पे, और तीनों एंगल 90 डिग्री के होंगे। तो ये साथ ही साथ ये क्या, जितने भी समद्विभाजक हैं ये भी यहाँ से यहाँ तक ही मान लेते हैं, ए बी सी डी ई एफ मान लेते हैं। तो ए बी क्या है, समद्विभाजक है, डी सी क्या है, समद्विभाजक ही है, ई एफ क्या है, ये भी समद्विभाजक ही है। तो तीनों समद्विभाजक क्या होते हैं, ये तो समबाहु त्रिभुज में बराबर होते हैं, समद्विभाजक कहिए या फिर आप कहिए समद्विभाजक कहिए तो भी आपका वही कंडीशन होगा, चाहे आप शीर्षलंब कहिए तो भी आपका वही कंडीशन लागू होगा। तो समबाहु त्रिभुज में हमारा समद्विभाजक जो होता है बराबर होता है, तीनों समद्विभाजक बराबर होते हैं। विषम बाहु में तीनों समद्विभाजक अलग अलग लंबाई के होते हैं। समद्विबाहु त्रिभुज में दो समद्विभाजक जो होते हैं वो बराबर होते हैं, तीसरा अलग होता है। ठीक है, तो इसमें भी वही लागू करता है। समकोण त्रिभुज में जो भी परिकेंद्र बनता है वो हमेशा कर्ण के मध्य बिंदु पर बनता है। ठीक है, जैसे कि हम इसको फिगर से समझ लेते हैं, इसको हम मिटा देते हैं। इसमें भी लंब समद्विभाजक त्रिभुज के शीर्षलंब जो है लंब केंद्र है। ठीक इसी प्रकार से लंब समद्विभाजक का भी आपका थ्योरम बनता है और उसी तरह से परिकेंद्र का भी थ्योरम बनता है। सेंटर वही है, सब कुछ वही है, बस नाम चेंज हो रहा है थोड़ा सा, बाकी सारा कॉन्सेप्ट वही चीज़ है। तो जैसे हमने अभी बताया कि जैसे मान लीजिए कोई
त्रिभुज के एंगल से देखा जाए तो त्रिभुज के एंगल के प्रकार से देखा जाए तो त्रिभुज 3 प्रकार के, समकोण त्रिभुज, ठीक है। दूसरा हो जाएगा न्यून कोण त्रिभुज, तीसरा मान लेते हैं आपका अधिक कोण त्रिभुज, ये होता है। तो देखिए समकोण त्रिभुज में जब भी आपका परिकेंद्र खोजना होगा, अगर लंब समद्विभाजक की बात किया जाए और परिकेंद्र खोजना है तो हमेशा समकोण त्रिभुज में परिकेंद्र जो होता है ना वो कर्ण के मध्य बिंदु पर होता है। कर्ण के मध्य बिंदु यहाँ पे मान ले देते हैं, तो ये क्या हो जाता है, और ये जब परिकेंद्र मिल गया तो जाहिर सी बात है परिवृत्त आप खींच सकते हैं। परिकेंद्र ही सबसे बड़ी बात है, परिकेंद्र खोजना और ये समझना बहुत बड़ी चीज़ है। जैसे कि मान लीजिए जब भी समकोण आ जाए ना तो आपको समझ लेना है कि उसका जो केंद्रक होगा वो कर्ण पर ही, कर्ण के मध्य बिंदु ही होगा। तो कर्ण की लंबाई इतनी है तो इसका मध्य बिंदु मान लीजिए यहाँ पे होगा, और इसको अगर हम चाप लेकर वृत्त को खींचें तो ये सभी शीर्षों को टच करते हुए आगे चला जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से ये परिवृत्त का निर्माण हो जाता है। तो समकोण त्रिभुज में हमेशा जो परिकेंद्र होता है वो कर्ण के मध्य बिंदु पर होता है। न्यून कोण में परिवृत्त कहाँ होता है, परिकेंद्र क्या होता है, न्यून कोण में परिकेंद्र जो होता है, न्यून कोण त्रिभुज में परिकेंद्र जो होता है वो त्रिभुज के अंदर होता है। कुछ इस प्रकार से होता है, जैसे हमने यहाँ पे 90 डिग्री और यहाँ पे 90 डिग्री एंगल कर दिया, साथ ही साथ ये दो बराबर भागों में बांट रहा है, तो ये हमारा क्या होता है, न्यून कोण होगा, या समबाहु त्रिभुज भी बोल सकते हैं। अगर समबाहु त्रिभुज है तो ये सब बराबर होंगे, ठीक है। और इसका परिकेंद्र जो होता है वो अंदर होता है, ठीक है। परिकेंद्र ये देखिए यहाँ पे केंद्र बन जाएगा, जब परिकेंद्र मिल गया तो यहाँ से हम एक वृत्त भी खींच सकते हैं, ठीक है। तो आशा करता हूँ समझ गए। अधिक कोण में अगर देखा जाए तो अधिक कोण में परिकेंद्र बाहर होता है। अधिक कोण त्रिभुज कोई है तो इसमें परिकेंद्र जो होगा वो बाहर की तरफ होगा। कोण समद्विभाजक या अर्धक होता क्या है, तो देखिए कोई भी त्रिभुज है, इसके कोणों को जो भी बांटता है, जो रेखाखंड किसी भी त्रिभुज के कोणों को बांटता है उसी को ही हम क्या बोलते हैं, कोण समद्विभाजक बोलते हैं, ठीक है। जो रेखाखंड किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों को बांटता है उसे हम क्या कहते हैं, कोण समद्विभाजक। जैसे मान लीजिए कि ये इस तरह से इस शीर्ष पर एक कोण था, लेकिन इस रेखाखंड को हमने खींच दिया तो इससे बना क्या, दो कोण बट गए एक दूसरे में, दो कोण एक कोण में दो कोण हो गए, एक कोण में दो कोण हो गए। तो इस टाइप के जो रेखाखंड कोणों को समद्विभाजित करता है, जो रेखाखंड कोणों को समद्विभाजित करता है त्रिभुज में, उसी को हम क्या बोलते हैं, कोण समद्विभाजक या फिर अर्धक। अर्धक है कि बराबर हिस्सों में आधा आधा बांट देता है, ठीक है। तो उसको हम अर्धक या कोण समद्विभाजक कहते हैं। और जो इस प्रकार से त्रिभुज को बांटता है और तीनों रेखाखंड, कोण बांटने वाली तीनों रेखाखंड कहीं ना कहीं एक दूसरे से मिलते हैं किसी बिंदु पर, त्रिभुज के अंदर बाहर या कहीं भी, तो उसे हम क्या बोलते हैं, अंतः केंद्र बोलते हैं। तो इसको हम क्या बोलेंगे, यहाँ पे अंतः केंद्र बोलते हैं। यही त्रिभुज के शीर्षलंब की जब बात हो रही थी तो ये लंब केंद्र कहलाता था। यही चीज लंब समद्विभाजक को लेकर अगर बात किया जा रहा था तो उसको हम परिकेंद्र कह रहे थे। लेकिन अब अगर कोण समद्विभाजक को लेकर बात किया जाए, कोण को समद्विभाजित कर रहा है उससे लेकर बात किया जाए तो इसको अब हम क्या बोलेंगे, अंतः केंद्र बोलते हैं, ठीक है। और इस अंतः केंद्र से हम क्या खींचते हैं, अंतः वृत्त खींचते हैं। और ये जो होती है ना, ये होती है आपकी त्रिज्या। ये अंतः केंद्र यानी किसी भी कोण समद्विभाजक के अंतः केंद्र जो होता है, ये जो मिल गया, इस और इस शीर्ष के बीच की दूरी को हम क्या बोलते हैं, त्रिज्या बोलते हैं। इसको हम त्रिज्या बोलते हैं, इसको हम त्रिज्या बोलते हैं। और इससे होकर हम इससे इसको यहाँ से, ये तो हमने परिवृत्त में बता दिया, यहाँ पे हमने परिवृत्त में बता दिया। यहाँ से और यहाँ तक के बीच की दूरी को हम क्या बोलते हैं, अंतः केंद्र बोलते हैं। इसको अंतः केंद्र बोलेंगे और यहाँ से यहाँ तक के बीच की दूरी को अब त्रिज्या बोलेंगे, ठीक है। इसको हम त्रिज्या बोलेंगे। और इससे जो होकर हम वृत्त ऐसे खींचेंगे तो ये वृत्त बनेगा अंतःवृत्त, ठीक है, ये अंतःवृत्त बनेगा। लेकिन यहाँ से यहाँ तक की दूरी को हम कैसे, लंब समद्विभाजक जब होता था तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी को हम त्रिज्या मानते थे, यहाँ से यहाँ तक की दूरी को त्रिज्या मानते थे, यहाँ से यहाँ तक की दूरी को हम त्रिज्या मानते थे, और इसको लेकर हम वृत्त खींचते थे तो उसको हम बोलते थे परिवृत्त। लेकिन जब अंदर से हम वृत्त को खींचेंगे इन तीनों शीर्ष बिंदुओं से,
होकर टच कराते हुए, तब हम क्या कहेंगे, इसको अंतःवृत्त कहेंगे। और किसी भी त्रिभुज के अंदर जो बना हुआ वृत्त होता है उस त्रिभुज के भुजाओं को स्पर्श करता है। ठीक है, तो आशा करता हूँ ये भी आप समझ गए होंगे। सिंपल उसी तरह से था जैसे कि शीर्षलंब और लंब केंद्र। अगर किसी भी एक को समझ रहे हैं तो आप सबको समझ सकते हैं। और केवल अंतर जो होता है वो केवल नामों में अंतर हो रहा है। ठीक है, कोई शीर्षलंब हो जा रहा है, ठीक है, जो कि तो कोई शीर्षलंब हो रहा है, तो कोई समद्विभाजक हो रहा है, तो कोई कोण समद्विभाजक हो रहा है, कोई भुजा समद्विभाजक हो रहा है, कोई कोण समद्विभाजक हो। तो इस तरह से केवल नामों में अंतर हो रहा है, बाकी सबका कॉन्सेप्ट्स जो है वही चीज़ है। ठीक है, तो आशा करता हूँ ये भी आप समझ गए होंगे। अभी जितने भी बातें मैंने बताई शायद आपने समझ गया होगा। और देखिए, अंततः ये जान लीजिए कि त्रिभुज के शीर्षलंब और लंब केंद्र में एक दूसरे से संबंधित है। लंब समद्विभाजक परिकेंद्र से संबंधित है, कोण समद्विभाजक अर्धक या अर्धक अंतः केंद्र से संबंधित है। और इन सब का सार एक समझ लीजिए कि त्रिभुज हम जानते क्या है, समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज के अंदर चाहे वो आप कोई शीर्षलंब खींचें या फिर चाहे इसको आप शीर्षलंब कह लीजिए, चाहे आप इसको शीर्षलंब कह लीजिए, ठीक है, या फिर इसको लंब समद्विभाजक कह लीजिए, लंब समद्विभाजक कह लीजिए, समद्विभाजक कह लीजिए, या फिर इसी रेखाखंड को आप कोण समद्विभाजक कह लीजिए, कोण समद्विभाजक कह लीजिए। तो हम जानते हैं कि किसी भी त्रिभुज में 3 शीर्ष होते हैं, तो जाहिर सी बात 3 शीर्षलंब होंगे, 3 लंब समद्विभाजक होंगे, 3 कोण समद्विभाजक होंगे, और तीनों का कहीं ना कहीं कटान बिंदु होगा। और ये समझ लीजिए अगर ये समबाहु त्रिभुज है तो इन सब का जो केंद्रक होगा, अब अगर हम आपसे कहें शीर्षलंब की अगर प्रयोग करें, अगर इस रेखाखंड को आप शीर्षलंब मानते हैं, तब आप कहेंगे कि लंब केंद्र जो होगा वो यही होगा। अगर इसको हम O मान लेते हैं तो लंब केंद्र जो होगा, लंब केंद्र O ही होगा। ठीक है, अगर हम लंब समद्विभाजक इसको लेकर मान लेते हैं तो समझ जाइए कि परिकेंद्र जो इसका होगा वो वही बिंदु होगा। परिकेंद्र भी आपका जो होगा वो बिंदु होगा, कहीं अलग नहीं होगा अगर समबाहु त्रिभुज है तब। ठीक है, अगर कोण समद्विभाजक हम इसको लेकर मान लें तो भी आपका जो अंतः केंद्र बनेगा वो इसी बिंदु पर बनेगा। तो अंतः केंद्र जो होगा, अंतः केंद्र वो कहाँ बनेगा, ऊपर ही बनेगा। तो ये चीज़ भी आप ध्यान रखिए, समबाहु त्रिभुज में जो अंतः कोण होते हैं, लंब केंद्र होते हैं, परिकेंद्र होते हैं, ये सब के सब क्या होते हैं, सब के सब एक ही बिंदु पर होते हैं। तो आशा करता हूँ कि आप समझ गए होंगे इन सारी बातों को। और इसमें आज हमारा त्रिभुज से संबंधित जितना भी थ्योरम था सब मैंने बता दिया है, जितने भी आपके बुक में दिए गए हैं, और साथ ही साथ जितना भी हो सका है मैंने अच्छे ढंग से समझाने का प्रयास किया है। तो आशा करता हूँ कि आपने पिछले वीडियो को देख लिया होगा, नहीं देखे हैं तो आप देख सकते हैं। और कल से हम बात करेंगे चतुर्भुज, यानी दूसरे वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे चतुर्भुज और उसके प्रॉपर्टीज़ के बारे में। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।